आज हम भारत के कुछ बड़ी महत्वाकांक्षाओं और उनकी ज़मीनी हकीकत पर नज़र डालेंगे। चाहे वो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश हो या ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ी छलांग लगाने का सपना, या फिर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की सबसे बड़ी चुनौती। हम देखेंगे कि इन बड़े सपनों का जब ज़मीनी हकीकत से सामना होता है तो क्या होता है। हम शुरुआत करेंगे सरकार की हजारों करोड़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी योजना से, जो अपने लक्ष्य से मीलों पीछे है। फिर हम भारत और यूरोप के बीच हुई उस विशाल ट्रेड डील को समझेंगे, जिसे अब तक की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है, और देखेंगे कि इसमें क्या दांव पर लगा है। और वहां से हम देश के अंदर चलेंगे, जहां कॉलेजों में जातिगत भेदभाव से जुड़ा एक नियम खुद एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है। और अंत में हम ग्रेट निकोबार द्वीप चलेंगे, जहां एक विशाल प्रोजेक्ट भारत की सामरिक ताकत बढ़ाने का वादा तो करता है, लेकिन एक प्राचीन जनजाति और अनमोल पर्यावरण के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। तो चलिए इन सब की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सपने की बात करते हैं जो हर किसी को दिखाया गया था। भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बनेगा, अपनी बैटरी खुद बनाएगा। इसके लिए 18,100 करोड़ रुपए की एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब PLI स्कीम भी शुरू हुई। लक्ष्य था 2025 तक 50 गीगावाट घंटे की बैटरी सेल बनाने की क्षमता हासिल करना। सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। शानदार तो लगता है, लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। अक्टूबर 2025 तक 50 GWH के लक्ष्य के मुकाबले हम सिर्फ 1.4 GWH तक पहुंचे हैं, यानी लक्ष्य का महज 2.8%। सिर्फ 2.8%। हाँ, और ये भी सिर्फ एक कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने किया है। ये तो मतलब उम्मीद से बहुत ही कम है। नौकरियों का क्या हुआ? ऐसी योजनाओं से तो रोजगार के बड़े वादे जुड़े होते हैं। वादा तो करीब 10 लाख नौकरियों का था, जी, लेकिन अब तक सिर्फ 1,118 नौकरियां पैदा हुई हैं। सिर्फ 1,118? जी, ये लक्ष्य का लगभग 0.12% है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस योजना के तहत अब तक किसी भी कंपनी को 1 रुपए की सब्सिडी भी नहीं मिली है। क्या? क्योंकि कोई भी इसकी कड़ी शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाया है। ये तो गजब है। मतलब पैसा तैयार है, योजना तैयार है, लेकिन कोई ले नहीं पा रहा। तो गड़बड़ कहाँ है? क्या शर्तें इतनी मुश्किल थीं कि पूरी ही नहीं की जा सकती? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। पहली और सबसे बड़ी शर्त थी जेस्टेशन पीरियड की। कंपनियों को फैक्ट्री लगाने से लेकर उत्पादन शुरू करने तक के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त दिया गया। सिर्फ 2 साल? हाँ, अब एक गीगा फैक्ट्री, जो कि एक बहुत ही जटिल और विशाल प्लांट होता है, उसे बनाने में ही 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो 2 साल का लक्ष्य वो शुरू से ही अवास्तविक था। अच्छा, मतलब डेडलाइन ही प्रैक्टिकल नहीं थी। और कोई बड़ी शर्त, दूसरी बड़ी शर्त थी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की। मतलब कंपनियों को 2 साल के अंदर 25% और 5 साल में 60% सामान स्थानीय स्तर पर, यानी भारत में ही बनाना था। ये मेक इन इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन बैटरी बनाने के लिए लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसे जो जरूरी खनिज चाहिए, उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता भारत में है ही नहीं। तो हम ये सामान स्थानीय स्तर पर लाते कहाँ से? तो असल में ये आत्मनिर्भर भारत की एक क्लासिक दुविधा को दिखाता है। हम कागज पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारी सप्लाई चेन, कच्चा माल और क्या कहते हैं तकनीकी हुनर अभी भी दुनिया से, खासकर चीन से इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति से हकीकत नहीं बदलती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी निर्भरता का एक और पहलू है। भारत में बैटरी सेल बनाने वाले कुशल लोग नहीं हैं। कंपनियों को चीन से तकनीकी एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, लेकिन उनके वीजा मिलने में देरी होती है, जिससे प्रोजेक्ट और अटक जाते हैं। अच्छा। और एक और बात, कंपनियों को चुनते समय उनके अनुभव से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया गया कि वे घरेलू सामान इस्तेमाल करने और सब्सिडी की शर्तों पर कितना खरा उतरते हैं। तो इसका मतलब? इसी वजह से एक्साइड और अमारा राजा जैसी बैटरी बनाने वाली पुरानी और अनुभवी भारतीय कंपनियां इस दौर से बाहर हो गईं। मतलब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के भविष्य के लिए उस देश पर निर्भर हैं जिससे हम हर मोर्चे पर मुकाबला करना चाहते हैं। ये तो बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। चलिए अब इसी घरेलू चुनौती से निकलकर एक बड़े वैश्विक मौके पर आते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद आखिरकार एक मुक्त व्यापार समझौता FTA हो गया है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स जैसा कुछ कहा जा रहा है। क्यों?
इसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पेचीदा डील कहा जा रहा है और इसकी वजह है इसका आकार। यह दुनिया के दूसरे और चौथे सबसे बड़े सिंगल कस्टम ब्लॉक को एक साथ लाता है, जिनका मिला-जुला बाजार करीब $24 ट्रिलियन का है। $24 ट्रिलियन? जी, भारत के कुल व्यापार का लगभग 12% यूरोपीय संघ के साथ होता है। पिछले ही साल यह आंकड़ा 11.5 लाख करोड़ रुपए का था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर मैं एक छोटा बिजनेस चलाती हूँ, मान लीजिए जयपुर में हैंडीक्राफ्ट का, तो इस डील के बाद मेरे लिए क्या बदलेगा? क्या वाकई यूरोप में सामान बेचना आसान हो जाएगा? आपके सवाल में ही इस डील का असली मतलब छिपा है। हाँ, बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझौता लागू होते ही यूरोपीय संघ भारत से आने वाले लगभग 90.7% सामान पर ड्यूटी खत्म कर देगा। 90% से भी ज्यादा? हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण जैसे उन उद्योगों को होगा जिनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे आपका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक करीब $33.5 बिलियन के भारतीय निर्यात पर पहले दिन से ही कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये तो बहुत बड़ी राहत है, लेकिन जाहिर है व्यापार दो तरफा होता है। हमने बदले में क्या दिया है? यूरोपीय सामानों के लिए भारत के दरवाजे कितने खुले हैं? हाँ, भारत ने भी अपने बाजार खोले हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर। सबसे ज्यादा चर्चा शराब और महंगी गाड़ियों पर है। अच्छा, यूरोपियन वाइन पर जो अभी 150% की भारी भरकम ड्यूटी लगती है, 150%? जी, उसे अगले 7 सालों में धीरे धीरे घटाकर 20-30% पर लाया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच है। वो क्या? ये छूट सिर्फ एक तय कोटे तक ही मिलेगी और सस्ती वाइन पर कोई छूट नहीं है, ताकि भारत के अंगूर किसानों और वाइन उत्पादकों को नुकसान न हो। और गाड़ियों का क्या? वैसा ही कुछ गाड़ियों के साथ भी है। जो कारें 25 लाख रुपए से महंगी हैं, उन पर लगने वाली 110% ड्यूटी को धीरे धीरे घटाकर 10% किया जाएगा। लेकिन इसमें भी कोटा होगा? हाँ, ये भी एक सीमित कोटे के तहत होगा। तो ऐसा नहीं है कि यूरोपीय कारें अचानक से भारतीय बाजार में भर जाएंगी। लेकिन एक और दिलचस्प चीज है जो भारत को मिली है। वो क्या है? भारत के आयुष चिकित्सकों यानी आयुर्वेद, योग, सिद्धा के जानकारों को यूरोपीय संघ में अपनी योग्यता के आधार पर सेवाएं देने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, ये भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक बड़ी मान्यता है। लेकिन एक जगह बात अटकी हुई है और वो है सीबैम। एक मिनट, ये सीबैम क्या है? सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हमारे सुनने वालों के लिए इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल, आसान शब्दों में ये यूरोप का एक तरह का कार्बन टैक्स है। अगर भारत से स्टील या एल्यूमिनियम जैसा कोई सामान यूरोप जाता है, जिसे बनाने में ज्यादा प्रदूषण मतलब कार्बन उत्सर्जन हुआ है, तो यूरोप उस पर अलग से टैक्स लगाएगा। अच्छा, ताकि उनके अपने उद्योग पीछे ना रह जाएं। सही, जो पर्यावरण के कड़े नियम मानते हैं। ये भारत के स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस पर समझौते में कोई खास रास्ता नहीं निकला है। तो ये समझौता दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपने लिए नए नियम और रास्ते बना रहा है। लेकिन जब बात देश के अंदर की आती है, तो यहाँ भी नियमों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, खासकर हमारे शिक्षा संस्थानों में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के एक नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी। ये मामला क्या है? ये 2026 के नए नियम हैं जिन्हें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया था। ये मामला तब सबकी नजरों में आया जब रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाँ, मुझे याद है। इन दोनों प्रतिभाशाली छात्रों ने कथित जातिगत भेदभाव की वजह से आत्महत्या कर ली थी और उनकी मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तो अगर ये नियम भेदभाव खत्म करने के लिए थे, तो इन पर इतना विवाद क्यों हुआ कि कोर्ट को रोक लगानी पड़ी? विवाद की जड़ नियमों की भाषा और परिभाषा में छिपी थी। नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव को सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया था। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई SC/ST छात्र किसी सामान्य जाति के छात्र के साथ भेदभाव करे, तो इस नियम के तहत वो भेदभाव माना ही नहीं जाएगा। क्या यही मुख्य आपत्ति थी? हाँ, ये एक बड़ी आपत्ति थी कि ये परिभाषा एक तरफा है और ये मानकर चलती है कि भेदभाव करने वाले हमेशा सिर्फ सामान्य या तथाकथित उच्च जाति के छात्र ही होंगे। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है और कानून को सभी के लिए बराबर होना चाहिए। समझ गई। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मुद्दा था या और भी कुछ था? नहीं, एक और बड़ा मुद्दा था जिसने मामले को और उलझा दिया। जो पुराने 2012 के नियम थे,
उनमें झूठी शिकायतें करने पर सजा का प्रावधान था, अच्छा। जिसे नए नियमों से हटा दिया गया। इससे कुछ लोगों को चिंता हुई कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। तो एक तरफ लोगों को लगा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगा कि सुरक्षा कवच ही कमजोर कर दिया गया है। बिल्कुल। यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोरात जैसे विशेषज्ञों का भी यही मानना था। उनका कहना था कि 2012 के नियमों में 25 तरह के भेदभाव वाले कामों की एक साफ लिस्ट थी, जिसे नए नियमों से हटा दिया गया। तो उनकी नजर में नए नियमों ने भेदभाव विरोधी ढांचे को मजबूत करने के बजाय और कमजोर कर दिया। तो आप देख सकती हैं कि यह मुद्दा कितना जटिल है, जहां दोनों ही पक्ष नियमों को अधूरा मान रहे थे। चलिए, अब नियमों की इस बहस से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां एक पूरी दुनिया ही दांव पर लगी है। हमारी आज की अंतिम पड़ताल हमें अंडमान और निकोबार के सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार पर ले जाती है। एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे प्राचीन और अनछुए जंगलों में से एक है। लेकिन अब यहाँ 72,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास। इसके तहत इस द्वीप को एक बहुत बड़े पोर्ट, मिलिट्री बेस और टूरिस्ट हब में बदलने की योजना है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक बड़ा हवाई अड्डा जो सेना और नागरिक दोनों के काम आएगा, एक पावर प्लांट और एक पूरी नई टाउनशिप बसाई जाएगी। एक पूरी नई टाउनशिप? हाँ। अनुमान है कि अगले 30 सालों में यहाँ की आबादी 8,000 से बढ़कर 3.5 लाख से ज्यादा हो जाएगी। 8,000 से सीधे 3.5 लाख? ये तो जबरदस्त बदलाव है। लेकिन इतने दूर दराज के और संवेदनशील द्वीप पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? इसकी 2 मुख्य वजह हैं, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं। यहाँ एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की योजना है। ट्रांसशिपमेंट हब? हाँ, ट्रांसशिपमेंट का मतलब है जो बड़े-बड़े जहाज अपना माल किसी एक बड़े पोर्ट पर उतारते हैं और फिर वहां से छोटे जहाज उस माल को आसपास के दूसरे देशों के छोटे पोर्ट्स तक पहुंचाते हैं। अच्छा। अभी हमारा ज्यादातर माल कोलंबो या सिंगापुर में उतरता है, जिससे हमें ज्यादा पैसा और समय लगता है। ये प्रोजेक्ट उसी निर्भरता को खत्म करने के लिए। और जियोपॉलिटिक्स वाला एंगल? ये द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर है। ये दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का 40% व्यापार और चीन का ज्यादातर तेल गुजरता है। मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बिल्कुल। यहाँ एक मजबूत नौसैनिक अड्डा होने का मतलब है हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर सीधी नजर रखना। ये भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी सामरिक बढ़त देगा। ठीक है, देश की सुरक्षा और व्यापार के लिए इसके फायदे समझ आते हैं। लेकिन वहां जो 8,000 लोग पहले से रह रहे हैं और वो पूरा इकोसिस्टम, उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और यहीं से इस प्रोजेक्ट का सबसे चिंताजनक पहलू सामने आता है। पर्यावरण की बात करें तो ये एक तबाही जैसा है। इस प्रोजेक्ट के लिए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के एक हिस्से को डीनोटिफाई किया गया है। डीनोटिफाई? हाँ। गेलाथिया खाड़ी, जहां ये विशाल बंदरगाह बनेगा, वो दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए लेदरबैक टर्टल के घोंसले बनाने की सबसे अहम जगहों में से एक है। बंदरगाह बनने से ये जगह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमेशा के लिए। और अनुमान है कि करीब 9.64 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 9.64 लाख पेड़। और वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों का क्या? ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा हो सकता है। द्वीप पर 2 आदिवासी समूह रहते हैं, निकोबारी और शोम्पेन। शोम्पेन जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी है। इसका मतलब है कि वे अभी भी आदिम जीवन जी रहे हैं, उनकी आबादी बहुत कम है और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग न के बराबर है। विशेष रूप से कमजोर होने का मतलब क्या है? वे इतने खास क्यों हैं? क्योंकि हजारों सालों से अलग-थलग रहने की वजह से उनके शरीर में बाहरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं है। विशेषज्ञों को डर है कि जब 3.5 लाख बाहरी लोग द्वीप पर आएंगे तो एक मामूली सर्दी जुकाम जैसी बीमारी भी उनके लिए महामारी बन सकती है और पूरी जनजाति का सफाया हो सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने तो इसे नरसंहार का खतरा तक कहा है। ये तो बहुत ही भयावह है। और निकोबारी लोगों के साथ क्या हो रहा है? उनकी कहानी भी कम दुखद नहीं है। 2004 की सुनामी के बाद निकोबारी लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन से हटाकर दूसरी जगह बसाया गया था। हाँ। उनसे वादा किया गया था कि वे एक दिन वापस लौट सकेंगे। अब इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी वही जमीन ले ली गई है, जिससे उनकी वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है। ये एक टूटे हुए वादे की कहानी है। तो आज हमने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे वो बैटरी बनाने की हो,
या निकोबार में एक नया शहर बसाने की जमीनी हकीकत की चट्टान से टकराती हैं। हमने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते को समझा जो नए मौके तो बनाता है लेकिन नई चिंताएं भी लाता है। और हमने ये भी देखा कि सामाजिक समानता के लिए बनाए गए नियम खुद कैसे विवादों में घिर जाते हैं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, महत्वाकांक्षा और उसे लागू करने के बीच का तनाव, बड़े राष्ट्रीय हित और स्थानीय लोगों पर उसके प्रभाव के बीच का संघर्ष, और विकास के स्थापित मॉडल और एक स्थायी भविष्य की चाहत के बीच की खींचतान। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। एक तरफ भारत यूरोपीय संघ समझौते में हम अपने आयुष चिकित्सकों के लिए यूरोप में मान्यता मांग रहे हैं, जो हमारी पारंपरिक ज्ञान परंपरा का सम्मान है। दूसरी ओर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शोम्पेन जैसी जनजातियों के घर और अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है, जिनके पास उस जंगल और समंदर का हजारों साल पुराना पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान है। जैसे जैसे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है, वो ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि उसके अपने विविध पारंपरिक ज्ञान, चाहे वो चिकित्सा के हों या पर्यावरण के, सिर्फ निर्यात की वस्तु बनकर न रह जाए, बल्कि उन लोगों और उन जगहों की जीवित परंपराओं के रूप में संरक्षित भी रहें जो उन्हें आज तक पोषित करते आए हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की कुछ बड़ी महत्वाकांक्षाओं और उनकी जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे।